नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र कुमार शर्मा। एरीन्स लेक्चर सीरीज़ में हम पिछले 2-3 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं एरीन्स को बनाने की विधियां और उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। रासायनिक गुणधर्म जैसा कि हमने बताया कि एरीन्स के अंदर बेंजीन वलय और अगर कहीं है तो एल्किल समूह उपस्थित होता है। तो एरीन्स में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य होती हैं, जिनको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि एल्किल समूह जो यदि बेंजीन वलय में जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके अंदर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सामान्यतः होती हैं और किस प्रकार से उन अभिक्रियाएं होती, क्या उनका क्रियाविधि रहती है, वह पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ और अन्य अभिक्रियाएं भी हम पढ़ेंगे। पार्श्व श्रृंखला में प्रतिस्थापन, जैसा कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में भी एक अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कि यदि क्वथन ताप पर एल्किल बेंजीन को क्लोरीन प्रवाहित की जाती है तो एल्किल समूह जो जुड़ा हुआ रहता है उसके सारे हाइड्रोजन एक एक करके हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो सेम इसी प्रकार से कि लुईस अम्ल उत्प्रेरक की अनुपस्थिति या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति या पराबैंगनी के प्रकाश की उपस्थिति में यदि एरीन्स की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराई जाती है तो एरीन के पार्श्व श्रृंखला में जो भी एल्किल समूह के हाइड्रोजन परमाणु हैं वह हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए टोलुइन को यदि पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिकृत कराया जाता है तो एक एक करके सभी हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा इस प्रकार से विस्थापित होते हैं। तो सबसे पहले बेंजील क्लोराइड, जब एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है, जब दूसरा हाइड्रोजन भी विस्थापित हो जाता है CH Cl2 बन जाता है तो ये बेंजाल क्लोराइड कहलाता है। और तीसरा हाइड्रोजन भी विस्थापित होने पर ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये जो हैलोजनीकरण अभिक्रिया है पार्श्व श्रृंखला में, यह मुक्त मूलक क्रियाविधि से संपन्न होती है। इसकी क्रियाविधि में सबसे पहले जो क्लोरीन या हैलोजन हम ले रहे हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर इस क्लोरीन के बीच का जो बंध है, सहसंयोजक बंध, वह समांश विखंडन या होमोलिटिक फिशन के द्वारा टूटता है और इस प्रकार से 2 क्लोरीन मूलक हमें प्राप्त होते हैं। ये क्लोरीन मूलक जो प्राप्त हुए हैं उनमें से एक क्लोरीन मूलक इस टोलुइन के या एल्किल बेंजीन के एल्काइल समूह के हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं या उसके साथ यहाँ CH बंध का होमोलिटिक फिशन होता है, यूँ कह सकते हैं। तो Cl इस H के साथ बाहर निकल जाता है और हमें बेंजाइल मूलक यहाँ प्राप्त होता है। तो चूँकि हमने मूलक से स्टार्ट किया और मूलक से अभिक्रिया कराने के बाद पुनः मूलक ही हमें मिल रहा है तो यह कहलाता है श्रृंखला संचरण पद। यह है श्रृंखला आरंभ पद, यूँ कह सकते हैं, जहाँ पे मूलक बना और उसके बाद यह कहलाता है श्रृंखला संचरण पद, जिसके अंदर मूलक से अभिक्रिया कराने पर पुनः मूलक हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ जो ये बेंजील मूलक प्राप्त हुआ, ये बेंजील मूलक पुनः क्लोरीन के दूसरे अणु के साथ क्रिया करता है और एक क्लोरीन के साथ समांश विखंडन के द्वारा टूट करके जुड़ जाता है और दूसरा जो क्लोरीन है वह मूलक के रूप में इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो और साथ में हमें मिल जाता है बेंजाइल क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले क्लोरीन मूलक प्राप्त हुआ जो टोलुइन या एल्किल बेंजीन में मुक्त मूलक क्रियाविधि से हैलोजन आक्रमण करता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, बेंजील मूलक बनाता है जो क्लोरीन के दूसरे अणु के साथ क्रिया करके बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरीन मूलक फिर बना देता है। तो यह श्रृंखला संचरण पद कहलाता है, जिसके अंदर पुनः मूलक हमें प्राप्त हो रहा है। यह जो बेंजील मूलक हमें प्राप्त होता है, यह बेंजील मूलक इस प्रकार से अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो देखें कि आज मूलक इस कार्बन पे है तो मूलक के बाद यहाँ एकल बंध द्विबंध, एकल बंध द्विबंध, एकल बंध द्विबंध अर्थात संयुग्मन है। तो इस कारण ये रेडिकल यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन के माध्यम से विस्थानीकृत होकर यहाँ ऑर्थो स्थिति पे जा रहा है, यहाँ से विस्थानीकृत होकर के इस पैरा स्थिति पे यहाँ जा रहा है
और इसी प्रकार से विस्थानीकृत होकर के इस स्थिति पे मीन्स वापस ऑर्थो स्थिति पे आ जाता है। तो यह उदाहरण टोलुइन का था। लेकिन ऐसी कोई एल्किल बेंजीन है या एरीन है जिनमें एल्किल समूह 2 या अधिक कार्बन परमाणु से बना हुआ है, यह उदाहरण के लिए एथिल बेंजीन या प्रोपाइल बेंजीन कह सकते हैं, जिसमें इथाइल समूह जिसमें 2 कार्बन है, प्रोपाइल समूह जिसमें 3 कार्बन है। यदि इस प्रकार के कोई एल्किल समूह बेंजीन वलय में जुड़े हों तो पार्श्व श्रृंखला में जो हेलोजनीकरण है वह मुख्य उत्पाद जो भी प्राप्त होगा, जिसके अंदर वलय के सापेक्ष पार्श्व श्रृंखला में अल्फा कार्बन पर हेलोजन समूह प्रतिस्थापित हों। उदाहरण के लिए एथिल बेंजीन के हेलोजनीकरण पर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन हैं, तो बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ जो एक कार्बन है एल्किल समूह का, यह अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है और यह बीटा हाइड्रोजन कहलाता है। तो जब भी हम हेलोजन कराएंगे ऐसी एल्किल बेंजीन का जिसके अंदर एल्किल समूह के अंदर एक से अधिक कार्बन जुड़े हुए हों, तो ऐसी एल्किल बेंजीन का पुनः हेलोजनीकरण कराने पर हमें वो हेलोजन प्रतिस्थापित उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जिसके अंदर हेलोजन समूह पार्श्व श्रृंखला के अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ हो। जैसे एथिल बेंजीन में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ X इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ना कि इस वाले कार्बन से, तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें यह प्राप्त होता है। सामान्यतया ऐसा क्यों होता है, उसका आधार ये है कि एथिल बेंजीन जैसे 2 प्रकार के मूलक दे सकती है। तो अगर यहाँ से मूलक जनरेट हो रहा है तो इस प्रकार का बीटा मुक्त मूलक बनता है, और अगर मूलक यहाँ जनरेट हो रहा है बन रहा है तो ये अल्फा मुक्त मूलक कहलाता है। तो 2 प्रकार के मूलक बनते हैं, लेकिन अल्फा मूलक जो है वह अधिक स्थायी है। क्यों है? क्योंकि यह जो रेडिकल इस कार्बन पर दिख रहा है, यह रेडिकल इन पाई बंध के माध्यम से बेंजीन वलय के अंदर ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर विस्थानीकृत हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। यह मूलक जो है यहाँ विस्थानीकृत होकर अनुनादी संरचनाएं दे रहा है। इसी कारण से अल्फा मुक्त मूलक अधिक स्थायी होगा। बीटा मुक्त मूलक में इस प्रकार की कोई अनुनादी संरचना संभव नहीं है, क्योंकि मूलक के बाद यहाँ एकल बंध, यहाँ एकल बंध, उसके बाद द्विबंध आता है। तो एकांतर क्रम यहाँ नहीं है, द्विबंध का संयुग्म नहीं है, इसलिए बीटा मुक्त मूलक का स्थायित्व कम होगा। तो चूंकि अल्फा मुक्त मूलक अधिक स्थायी है, इसलिए अल्फा हेलो प्रतिस्थापी उत्पाद ही मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ऑक्सीकरण। बेंजीन का ऑक्सीकरण यदि क्रोमिक अम्ल, क्षारीय KMnO4 माइनस पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक अम्ल आदि के साथ में कराएं तो यह क्रिया नहीं करता। लेकिन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर अगर वायु के साथ इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो मेलेइक एनहाइड्राइड बनाता है। तो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कराने पर आप देख रहे हैं कि 9 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यहाँ काम आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में ये जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ वाला और ये वाला, ये बॉन्ड टूट जाता है और इस प्रकार से 4CO2 4H2O और ये मेलेइक एनहाइड्राइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यदि ऑक्सीकरण अभिक्रिया बेंजीन के लिए तो हमने देख लिया कि सामान्यतया अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में बेंजीन वलय ऑक्सीकृत हो करके मेलेइक एनहाइड्राइड देती है। लेकिन यदि बेंजीन वलय में कोई पार्श्व श्रृंखला में एल्किल समूह उपस्थित है तो एल्किल समूह जो है वह प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मकों के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और बेंजोइक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यदि पार्श्व श्रृंखला में एक से अधिक कार्बन परमाणु हों तो भी उत्पाद बेंजोइक अम्ल ही प्राप्त होगा, क्योंकि अतिरिक्त कार्बन परमाणुओं का दहन हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं टोलुइन। तो टोलुइन का ऑक्सीकरण क्षारीय KMnO4 के साथ में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं तो यह जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है यह जुड़ा हुआ रहता है और ये हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं H2 के रूप में, और इस प्रकार से बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो ऑक्सीकरण के लिए सामान्यतया पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि काम में लिए जाते हैं।
यही अभिक्रिया यदि एल्किल बेंजीन के साथ हम कराते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक कार्बन की कोई श्रृंखला बेंजीन वलय से जुड़ी हुई है, तो ऐसी एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण कराने पर भी हमें बेंजोइक अम्ल ही प्राप्त होता है। तो इस बेंजोइक अम्ल के मिलने में यह जो अल्फा कार्बन है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इकलौता यह कार्बन ऑक्सीकृत होता है। उसके अलावा जितने भी कार्बन जुड़े हुए होते हैं उन सबका दहन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में। तो इस प्रकार से हमें कोई भी एल्किल बेंजीन लेते हैं तो ऑक्सीकरण कराने पर अंतिम उत्पाद बेंजोइक अम्ल ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए प्रोपिल बेंजीन का ऑक्सीकरण कराने पर भी बेंजोइक एसिड 4-मेथिलक्यूमीन, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो इस वाले एल्किल समूह के कारण यहाँ पर COOH समूह और इस वाले एल्किल समूह के कारण यहाँ पे भी COOH समूह। इस तरह से हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक एसिड, टेरथेलिक एसिड प्राप्त होता है। अगर ऑर्थोक्साइलिन का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो इन दोनों CH3 की जगह COOH समूह प्रवेश कर जाता है। यूँ कह लीजिए कि यह ऑक्सीकृत हो करके COOH में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार से हम थैलिक एसिड प्राप्त करते हैं। एटार्ड अभिक्रिया, यदि एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड से कराया जाए CrO2Cl2 तो पार्श्व श्रृंखला ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ अभी हमने पहले जो अभिक्रिया देखी थी उसके अंदर एल्किल समूह जो था वह पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रकार के अभिकर्मकों के साथ जब ऑक्सीकरण कराया जाता था तो एल्किल समूह COOH समूह में परिवर्तित हो जाता था। लेकिन यदि ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड के साथ यदि कराया जाता है तो एल्किल समूह का COOH समूह में नहीं बल्कि CHO समूह, एल्डिहाइड समूह में परिवर्तन हो जाता है। तो यह जो अभिक्रिया है यह एटार्ड अभिक्रिया कहलाती है और क्रोमिल क्लोराइड जो है वह एटार्ड अभिकर्मक कहलाता है, अभिक्रिया अभिकर्मक कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण केवल CH3 समूह का ही होता है। यदि पार्श्व श्रृंखला में एक से अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित हों तो ऑक्सीकरण अंतिम सिरे वाला जहाँ भी CH3 भाग है वहीं पर होता है, अर्थात एक से अधिक कार्बन की श्रृंखला लेने पर या एल्किल बेंजीन लेने पर अंत वाला जो कार्बन है जो कि CH3 के रूप में है पार्श्व श्रृंखला का, उसका ऑक्सीकरण CHO के रूप में हो जाता है। इस प्रकार से तो यदि हम टोलुइन लेते हैं तो क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजिल हैलाइड, बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है। और एथाइल बेंजीन यदि हम लेते हैं तो यह CH2 समूह तो बचा हुआ रहेगा और इस CH3 समूह वाले कार्बन का ऑक्सीकरण होगा और इस तरह से हमें CH2CO समूह दैट इज फेनिल एसिटल्डिहाइड यह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो टर्मिनल कार्बन है, अंतिम सिरे वाला जो कार्बन है जो CH3 के रूप में उपस्थित था उसका ऑक्सीकरण CHO के रूप में हुआ है। एल्किल समूह की पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। एरीन जो है जैसे कि जिनके अंदर हेलोजन अम्लों के साथ एरीन की लुईस अम्ल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन या एल्किल एरीन कह सकते हैं, उनके अंदर जो एल्किल समूह है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं, पुनर्विन्यासित हो जाते हैं और एक से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होके अलग अलग समावयवी हमको उत्पाद के रूप में देते हैं। समावयवीकरण जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, पहला उदाहरण जिसके अंदर ज़ाइलिन मीन्स दो CH3 समूह ऑर्थो स्थिति पे, मेटा स्थिति पे या पैरा स्थिति पे कहीं पे भी हो, ऑर्थोजाइलिन हो, मेटाजाइलिन हो या पैराजाइलिन, कोई भी एक जाइलिन अगर हम लेते हैं, ठीक, तो उसको यदि हाइड्रोजन फ्लोराइड और BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जाइलिन के समावयवियों का एक निश्चित मिश्रण एक निश्चित उत्पाद में प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए ऑर्थो, मेटा या पैराजाइलिन को यदि इस प्रकार से HF और BF3 के साथ गर्म किया जाता है तो 18% ऑर्थोजाइलिन, 60% मेटाजाइलिन और करीब 22% जो है वह पैराजाइलिन का प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि संभावित इस प्रकार से है। यदि पैराजाइलिन लेते हैं
तो चूंकि हम HF और BF3 ले रहे हैं तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहती हैं, HF है वह प्रोटोनीकरण करेगा, तो अम्ल है, तो वो प्रोटॉन जो है वह इस जाइलीन के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आक्रमण करेगा उस कार्बन पर जिस पर कि CH3 समूह जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जब पैराजाइलिन लिया जाएगा तो प्रोटोनीकरण से हमें इस प्रकार का एक मध्यवर्ती प्राप्त होगा। अब चूंकि हाइड्रोजन जुड़ा है तो निष्कासित कौन होगा? CH3 समूह। तो यहाँ से यह CH3 समूह बाहर निकल करके निकटवर्ती स्थिति जो भी है ये वाली स्थिति ऑर्थो हो जाएगी। ऑर्थो स्थिति पर जब आक्रमण करेगा तो इस प्रकार से हमें एक और समावयवी ये जो मध्यवर्ती है यह प्राप्त होगा। तो स्टार्ट में हमने लिया था पैराजाइलिन, लेकिन पैराजाइलिन के लिए जो ये मध्यवर्ती बना यह मध्यवर्ती मेटाक्साइलिन के मध्यवर्ती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यह मेटाक्साइलिन का जो मध्यवर्ती है यदि यह प्रोटॉन का त्याग कर देता है तो मेटाक्साइलिन हमको उत्पाद के रूप में देता है, नहीं तो यह मेटाक्साइलिन जो है वह इसके अंदर पुनः मिथाइल समूह का फिर प्रतिस्थापन होता है और ये यहाँ पर इस ऑर्थो स्थिति पर जाकर के जुड़ता है और एक नया विलेन मध्यवर्ती जो कि ऑर्थो स्थिति के लिए था वो हमें प्राप्त होता है। अब ये अगर प्रोटॉन का निष्कासन कर देता है तो इस प्रकार से ऑर्थोजाइलिन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यदि ऑर्थोजाइलिन से स्टार्ट करते हैं तो भी बिल्कुल इसी प्रकार से पहले प्रोटोनेशन होगा और ये हमें मध्यवर्ती मिला। मैथिल समूह अगर यहाँ पर विस्थापित हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है मेटा स्थिति पे, तो ये समावयवी प्राप्त होगा और मेटा स्थिति से पैरा स्थिति की तरफ। तो कहने का मतलब ये कि ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों में से कोई भी ज़ाइलिन अगर हम लेते हैं और उसको HF और BF3 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, गर्म किया जाता है, तो ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन तीनों का एक निश्चित अनुपात 18, 60 और 22% प्राप्त होता है। दूसरी अभिक्रिया है विषमीकरण। विषमीकरण के अंदर ये कह सकते हैं कि यदि बेंजीन वलय में कोई जो एल्किल समूह है वह द्वितीयक या तृतीयक प्रकृति का है तो ऐसी स्थिति में इस अभिक्रिया के दौरान वह एल्किल समूह एक वलय से दूसरी वलय पर स्थानांतरित हो सकता है, अर्थात एक वलय में जो समूह जुड़ा हुआ था वहां से हट करके वो दूसरी वलय के अंदर विस्थानीकृत हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ हम देख रहे हैं एल्किल बेंजीन, इसके अंदर यह R समूह जुड़ा हुआ है, तो प्रोटॉन जब आक्रमण करेगा तो इस प्रकार से जो मध्यवर्ती बना, इस मध्यवर्ती के अंदर यह चूंकि H ने आक्रमण किया तो एल्किल समूह बाहर निकल जाएगा R+ के रूप में। यह R+ समूह जो दूसरी बेंजीन वलय के अंदर आक्रमण कर सकता है ऑर्थो या पैरा या मेटा किसी भी स्थिति के ऊपर जो भी उपलब्ध हो उस पर आक्रमण करके ऑर्थो, मेटा, पैरा समावयवी देता है। यदि एक ही वलय के अंदर, जैसे कि हमने देखा अभी पिछले अभिक्रिया में कि एक ही वलय में एल्किल समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ऑर्थो से मेटा पर, मेटा से पैरा पर, यह अभिक्रिया हो गई समावयवीकरण। लेकिन एल्किल समूह एक वलय से निकल करके दूसरी वलय में अगर जाकर जुड़ता है तो यह इस प्रकार की अभिक्रिया विषमीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में बाकी के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में और हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा। थैंक यू।